नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी की। और एग्रोनॉमी में हमने जो डिस्कस किया है अभी तक की बात करें तो मुख्य रूप से हमने जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हमने बात की थी फर्टिलाइजर्स की। ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स है और मेन्योर है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी कि आपके यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, ऐसे मान के चलो कि एक ना एक क्वेश्चन आपको मेन्योर और फर्टिलाइजर्स में से देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है। जब हम जनरल एग्रीकल्चर में देखते हैं तो हम देखते आ रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स भी अभी हम देते हैं, है ना, इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो ऑर्गेनिक मेन्योर है वो भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके बिना मिट्टी में सुधार होना पॉसिबल नहीं है। वो मिट्टी के सुधार के लिए अहम होते हैं और पहले से भी पुराना टाइम है, वहां से भी हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक की जो बात करें हम, तो कल मैंने आपको फर्टिलाइजर्स और मेन्योर इन दोनों में जो डिफरेंस है उसकी बात की थी। क्या डिफरेंस है दोनों में, उनकी हमने बातें कर ली थी। ठीक है, अब यदि हम बात करें आगे और बढ़े तो हम ये कहेंगे कि जो आपको देखने को मिलेगा, एक चीज देखने को मिलेगी आपको कि एक तो डिफरेंस की बात ध्यान रखनी है कि फर्टिलाइजर और मेन्योर दोनों में डिफरेंस है, जो कि हम कल बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मेन्योर से। अब हम स्टार्ट किससे करेंगे? मेन्योर से स्टार्ट करेंगे। और मेन्योर में एक अहम बात तो ये है कि मेन्योर क्या होते हैं। ठीक है, अब मेन्योर क्या होते हैं तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, एक तो ये नेचुरल है, यानी कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले हैं। जो हम कहते हैं भाई नेचुरली प्राप्त होते हैं, नेचुरल चीज है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात, इनमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है बजाय आपके जो हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की, उनकी तुलना में। ठीक है, तो हाईली ऑर्गेनिक मैटर युक्त तो होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक जो मैटर है वो आपको क्या देखने को मिलता है? ज्यादा देखने को मिलता है, अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा दूसरी जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है फर्टिलाइजर। वो फर्टिलाइजर क्या? न्यूट्रेंट्स। यदि हम न्यूट्रेंट्स की बात करें, न्यूट्रेंट्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेंगे कि इनमें एक तो एनपीके, एनपीके तो पाए जाते ही हैं। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स है, जैसे कि हम बात करें मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, सल्फर की, आयरन की, इसके अलावा और क्लोरीन की, और जो अधिक हम बात करें मोलिब्डेनम की, ये सब भी क्या होते हैं? इनमें उपस्थित होते हैं, इनमें पाए जाते हैं। बोरोन होता है। तो न्यूट्रेंट जब हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो सिर्फ मुख्य रूप से जो स्पेसिफिक जो फर्टिलाइजर्स है वो स्पेसिफिक न्यूट्रेंट देते हैं। जैसे नाइट्रोजन वाले नाइट्रोजन देंगे, फास्फोरस वाले फास्फोरस देंगे, कुछ डीएपी जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों दे देते हैं, कुछ में तीनों होते हैं, लेकिन सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको सभी पोषक तत्व देखने को मिलते हैं, इनकी मात्रा कम होती है लेकिन जो चीजें हैं वो सभी मिलती है। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी होती है, हम कहते हैं क्वांटिटी, जो मात्रा है वो क्या होती है? कम होती है। ये चीज देखने को मिलती है। तो चार चीजें हैं, नेचुरल है, ऑर्गेनिक मैटर अधिक है, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, और क्वांटिटी, जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है, कम देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करें और यदि आगे बढ़े हम, तो हम ये कहते हैं कि एक तो चीज हमें ये देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है कि जो हमारे मेन्योर है वो दो भागों में बांटे जाते हैं। यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेन्योर को कितने भागों में बांटते हैं? मेन्योर को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, और दो भागों में हम ये कहते हैं कि ये दो भागों में बांटते हैं पोषक तत्वों के आधार पर। किसके आधार पर? पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी के आधार पर। जब हम इनको यदि पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी के आधार पर नहीं बांटे और हम ये कहें, क्या कहें कि जो मेन्योर है वो आपको देखने को मिलेंगे किसके आधार पर? प्लांट के आधार पर या प्राप्त होने के आधार पर। यदि उसकी बात करें तो एक तो प्लांट से बेस, यानी कि प्लांट से प्राप्त होने वाले, दूसरे एनिमल से प्राप्त होने वाले। ठीक है, एक हम कहेंगे मिश्रित, मिक्स्ड, यानी कि तीन, दोनों से ही प्राप्त होने वाले। कुछ मात्रा में एनिमल से प्राप्त होते हैं और कुछ मात्रा में किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के जो मेन्योर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड मेन्योर कहते हैं। ठीक है, यदि
इनको भी हम आगे और क्लासिफाई करना चाहे तो इन सबको हम दो दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहेंगे ऐसे पदार्थ जो प्लांट से प्राप्त होते हैं और बल्की होते हैं, बल्की का अभी अर्थ समझाएंगे। दूसरा होता है प्लांट से प्राप्त होते हैं लेकिन कंसंट्रेटेड होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। इसी प्रकार एनिमल, जो एनिमल से प्राप्त होते हैं उनको भी हम बल्की और कंसंट्रेटेड में बांटते हैं, और इसको भी हम बल्की और कंसंट्रेटेड दोनों में बांटते हैं। ठीक है, ये चीजें देखने को मिलती है। अब ये बल्की और कंसंट्रेटेड क्या है, इनको देख लेते हैं एक बार। बल्की और कंसंट्रेट की बात करें तो जो बल्की है उनमें ऑर्गेनिक मैटर, ओएम का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर अधिक पाया जाता है, और जो न्यूट्रिएंट है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन जब कंसंट्रेटेड की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर कम मात्रा में, और जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। ये चीज देखने को मिलती है। आगे बात समझ में, तो बल्की को एक तो डायरेक्ट आप इस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हो कि मेन्योर दो प्रकार के होते हैं। आप ये चीजें लिखो ही नहीं, ठीक है, सीधा सीधा लिख सकते हो कि मेन्योर दो प्रकार के होते हैं। ऐसे मेन्योर जिनमें ऑर्गेनिक मैटर अधिक मात्रा में पाया जाता है और न्यूट्रिएंट कम होते हैं उनको बल्की, और ऑर्गेनिक मैटर कम मात्रा में और न्यूट्रिएंट अधिक होते हैं उनको कंसंट्रेटेड कहते हैं, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। ठीक है, ये चीज ऐसे बांट सकते हो, या फिर आप प्लांट से प्राप्त होने वाले, एनिमल से प्राप्त होने वाले, दोनों से प्राप्त होने वाले बांटकर फिर दोनों को, सबको आप बल्की कंसंट्रेटेड, बल्की कंसंट्रेटेड और बल्की कंसंट्रेटेड में बांट सकते हो। आगे बात समझ में। अब यदि इनमें आप एग्जांपल लिखना चाहो तो हम कह सकते हैं जो प्लांट से प्राप्त होने वाले हैं और बल्की है उनमें आएगा ग्रीन मेन्योर। क्या आएगा, ग्रीन मेन्योर इसमें आएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी तरफ हम बात करें, दूसरी तरफ हम बात करें तो हम कहेंगे कि जो मुख्य रूप से हमारा जो कंसंट्रेटेड है उसमें बात करें तो कंसंट्रेटेड में एक चीज देखने को मिलेगी कि ये प्लांट से प्राप्त होने वाले भी हैं और साथ में कंसंट्रेटेड में है। इनमें आप क्या आएगी, केक्स है। इनमें क्या आएगी, केक्स। केक्स क्या होती है, जो ऑयल सीड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऑयल तो बाहर निकाल लेते हैं, ऑयल तो निकाल लेते हैं, उसके बाद में जो बचा हुआ पदार्थ है उनको हम बोलते हैं केक्स। हिंदी में इनको बोलते हैं खलिया। जो खलिया होती है, नीम की खली होती है, जो सरसों होती है उसकी खली होती है, बिनोले की खली होती है, इसके अलावा मूंगफली की खली होती है, ये सभी क्या होती है, कलियां होती है। और इनका उपयोग हम किस में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। एनिमल से प्राप्त होने वालों को यदि हम दो भागों में बांटेंगे तो एनिमल से प्राप्त होने वालों में यदि बल्की की बात करें, बल्की की बात करें तो बल्की में आपको ऐसे पदार्थ जो एनिमल से प्राप्त होते हैं और बल्की है उनमें आपको गोबर की खाद, जिसको हम बोलते हैं FIM, क्या बोलते हैं, FIM। और ऐसे पदार्थ जो कंसंट्रेटेड है और एनिमल से प्राप्त होते हैं उनमें हम लिख सकते हैं क्या, बोन मील, हड्डियों का चूरा, बोन मील। इसके अलावा ब्लड मील, ब्लड मील लिख सकते हैं। ठीक है, और मिक्स की बात करें, और मिक्स में भी यदि बल्की की बात करें तो हम कहेंगे कंपोस्ट। क्योंकि कंपोस्ट क्या होती है दोस्तों, एक तो फार्म कंपोस्ट होती है, एक टाउन कंपोस्ट होती है। तो फार्म से प्राप्त होने वाली जो कंपोस्ट है वो मुख्य रूप से फार्म पर बनाई जाती है और उसमें एनिमल और वेजिटेबल्स दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, और जो बाहर हम कहते हैं टाउन में बनाई जाती है, जो शहरी क्षेत्रों में होती है, तो वहां भी हमें दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो जो एनिमल्स है उनसे प्राप्त होने वाला एक्सट्रैक्ट पदार्थ, और दूसरे पदार्थ, दूसरे कौन से, जो सब्जियों के छिलके हो गए, इसके अलावा जो पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई, इन सबको भी उसमें शामिल करते हैं। और यदि मिक्स में बात करें, कंसंट्रेटेड की बात करें तो मिक्स और कंसंट्रेटेड दोनों में आपको देखने को मिलेगा। वही एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे कि जो हम सलरी बोलते हैं, मुख्य रूप से जो ये गोबर की गैस होती है उससे बना सलरी होती है, उसको हम बाद में कंपोस्ट में काम में ले लेते हैं। तो वो उस प्रकार का जो मिक्सर होता है उसमें हम मिक्स्ड वालों को डाल सकते हैं, वो चीजें देखने को मिलती है। आगे बात समझ में, ये आपका एक बेसिक क्लासिफिकेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं
इसके बाद में हम ये कहते हैं कि जो मेन्योर है उनमें एक खास बात यह है कि उनमें ऑर्गेनिक मैटर अधिक है। कौन सा? ऑर्गेनिक मैटर अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखो ये ऑर्गेनिक मैटर अधिक मात्रा में है तो इसका क्या फायदा है, इसके मिट्टी में क्या क्या फायदे हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। वैसे तो हम जब सॉइल साइंस पढ़ते हैं तब इनकी अच्छे से बात करते हैं, वहां पर हम ऑर्गेनिक मैटर का फायदा पढ़ते हैं कि मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर का क्या फायदा है, लेकिन यहां भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके फायदे आपको तीन प्रकार से नजर आएंगे। एक तो फिजिकल फायदे, फिजिकल इंपोर्टेंस, ठीक है। इसके अलावा एक होता है बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस, क्या होता है? बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस। और एक होता है केमिकल इंपोर्टेंस। क्या होता है? केमिकल इंपोर्टेंस देखने को मिलता है। केमिकल इंपोर्टेंस, ठीक है। अब सीधा सीधा समझना है, मैं सीधा सीधे लिखूंगा। कैसे? जैसे फिजिकल की बात करें तो सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है, सॉइल स्ट्रक्चर क्या होती है? इंप्रूव होती है, ये बढ़ती है, अच्छी होती है, वो सारी चीजें हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की बढ़ जाती है। इसके अलावा देखने को मिलता है एरेशन, एरेशन क्या होता है? बढ़ता है। इसके अलावा पोरोसिटी, ये भी क्या होती है? बढ़ती है। कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फिजिकल कंडीशन में क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है, स्ट्रक्चर बेहतरीन हो रही है, अच्छी स्ट्रक्चर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बनती है। इसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को धारण करने की जो चीज है, क्योंकि हम जानते हैं ऑर्गेनिक मैटर में मुख्य रूप से हुमस होता है, और हुमस का नेचर ही इस प्रकार का होता है कि वो पानी को अधिक टाइम तक होल्ड रख पाता है। क्या रख पाता है? पानी को अधिक टाइम तक होल्ड रख पाता है, ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यदि हम बायोलॉजिकली बात करें तो बायोलॉजिकली हम ये कहेंगे कि माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है। अब माइक्रोबियल एक्टिविटी से क्या फायदा होगा? न्यूट्रेंट अधिक मात्रा में पौधों को उपलब्ध होंगे, मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, इन सब चीजों को आप जानते हो। मिनरलाइजेशन क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जिससे मिनरल्स ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाते हैं और पौधों को प्राप्त होते हैं, उसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट अधिक प्राप्त कैसे होंगे? डिकम्पोजिशन होगा, न्यूट्रिएंट फ्री होंगे तो पौधों को प्राप्त होंगे। माइक्रोबियल एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? जो माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, ऑर्गेनिक मैटर हम डालेंगे, उनको खाने के लिए पदार्थ मिलेंगे तो वो प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे और इससे पौधों को फायदा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते ही हो। केमिकली बात करें हम तो केमिकली भी आपको पीएच में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ह्यूमस होते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, इनकी बफरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि ये ना पीएच को बढ़ने देते हैं ना पीएच को कम करने होने देते हैं, तो पीएच को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को भी ना ज्यादा होने देते हैं और ना कम होने देते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये तो देखने को मिलेगी ही। डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया, अलग अलग जो प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया भी क्या होती है? बढ़ती है, उसमें भी सुधार होता है। ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये इंपोर्टेंस है ऑर्गेनिक मैटर के, जो आपको ध्यान रखने हैं। इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऑर्गेनिक मैटर्स का क्या इंपोर्टेंस है सोइल में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान, या क्रॉप इंप्रूवमेंट में, क्रॉप के सुधार में किस प्रकार से, क्रॉप के प्रोडक्शन में किस प्रकार से इनका योगदान है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन की बात कर ली, ऑर्गेनिक मेन्योर की बात कर ली, उनके जो ऑर्गेनिक पर ये अपना मैटर है, इसके फायदों की बात कर ली, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो एक एक करके, क्योंकि जो एग्जांपल्स है उनको पढ़ेंगे अब एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे FYM की। किसकी बात करेंगे? FYM, जिसको बोलते हैं फार्म यार्ड मेन्योर, फार्म यार्ड मेन्योर। ठीक है, क्या बोलते हैं? फार्म यार्ड मेन्योर। इसी को हम गोबर की खाद बोलते हैं, इसी को काउ डग बोलते हैं, काउ
डग इसी को बोला जाता है। ठीक है, क्या विशेषता है इसकी? पहली बात तो इसमें 3 चीजें शामिल होती है। एक हम कहते हैं कि जो डग होता है, काऊ का हो चाहे किसी और चीज का हो, जो डग होता है उसको शामिल करते हैं, यूरिन को शामिल करते हैं, और एक चीज होती है लिटर, लिटर को शामिल करते हैं। अब ये लिटर क्या है, क्योंकि ये दोनों चीजें तो आप समझोगे, इनसे बनाई जाती है, इन तीनों से मिलकर। डक क्या होता है? गोबर को बोलते हैं। यूरिन क्या होता है? मूत्र को बोलते हैं, जो पशुओं से प्राप्त होता है। और लिटर, लिटर में देखो एक चीज होती है बिछावन, इसको बोलते हैं बिछावन। क्योंकि जब हम जो ग्रामीण इलाके हैं वहां की बात करें तो वहां तो पशुओं को इस प्रकार से नहीं रखा जाता है कि उनके बिछावन बिछाई जाए, वो तो डायरेक्ट क्या होते हैं, मिट्टी में बैठ जाते हैं, वहीं पे जो है यदि वो मूत्र करते हैं तो वो सोख लिया जाता है। लेकिन जब हम जो फार्म, बड़े फार्म की बात करें तो वहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे पशु होते हैं, और उनको क्या करते हैं, जो फर्श होता है उनका हार्ड होता है, यानी कि पक्का फर्श होता है, तो उस पे क्या करते हैं, वो जैसे यूरिन करते हैं, वो यूरिन कुछ मात्रा में तो बहकर चला जाता है, लेकिन जो इकट्ठा हो जाता है उसमें मुख्य रूप से हम लिटर बिछा देते हैं। लिटर के बीच रूप में क्या होते हैं, जो ऐसे पदार्थ जो पशुओं को खिलाने में काम में नहीं आते हैं, चारे के रूप में काम में नहीं आते हैं, वो सारे पदार्थ क्या होते हैं, एक तरह से लिटर में काम में ले लिए जाते हैं। पशुओं के नीचे इनको बिछा दिया जाता है, जिससे पशु को बैठने में आसानी होती है, और साथ में मूत्र को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे गीलापन नहीं रहता है वहां पे। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, बाद में इकट्ठा करके इसी गोबर के साथ में डाल देते हैं, जिससे इसमें अच्छी जो है आपको गोबर की खाद देखने को मिलती है। यदि हम इसमें पोषक मान की बात करें, न्यूट्रिएंट्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसमें होता है 0.5%। फिर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस होता है 0.2.5%। और फिर बात करें पोटास की तो पोटास होता है इसमें 0.5%। इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। न्यूट्रिएंट इसमें जो फार्म यार्ड मैन्योर होती है उसमें कितना पाया जाता है, ये बात ध्यान रखोगे। अब इसको बनाने की विधियां कौन कौन सी टेक्निक्स होती है जिनके द्वारा इनको बनाया जाता है, और उसमें एक पॉपुलर मेथड है ट्रेंच मेथड। क्या बोलते हैं? ट्रेंच मेथड। अब देखो ये ट्रेंच मेथड क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, लगभग 6 सेंटीमीटर, वो 6 मीटर लंबा एक गड्ढा बना लिया जाता है। ठीक है, कितना मीटर होता है? 6 मीटर होता है। चौड़ाई इसकी 1 से 2 मीटर रखी जाती है, चौड़ाई इसकी 1 से 2 मीटर रखी जाती है, और जो गहराई होती है वो लगभग 1 मीटर रखी जाती है। क्या होती है? गहराई इसकी 1 मीटर रखी जाती है। आगे बात समझ में, तीनों चीजों को ऐसे करके एक लंबा गड्ढा बना लिया जाता है। इसको एक तरफ से बढ़ते हुए आते हैं, ठीक है, एक तरफ से बढ़ते हुए आते हैं, और जितने पशु होते हैं उसी हिसाब से हम गड्ढे बनाते हैं। ज्यादा पशु है तो ज्यादा गड्ढे बनाएंगे। इनको एक तरफ से बढ़ते हुए आएंगे, और बढ़ते बढ़ते जब ये कंप्लीट बढ़ जाएगी, इसके बाद में हम दूसरा गड्ढा बनना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे जब इसमें लगभग हम कहते हैं कि 4 से 5 महीने या 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं, मंथ टाइम लग जाता है इसको कंप्लीट होने में। ठीक है, इसको कंप्लीट मेन्योर बनने में कितना, 4 से 5 महीने लग जाते हैं। तो 4 से 5 महीने हम दूसरे गड्ढे में डालते रहते हैं, और फिर इस गड्ढे में जो मेन्योर तैयार होती है उसको हम खेत में डाल देते हैं, इसको खाली कर लेते हैं, फिर इसमें दोबारा से मेन्योर, वो गोबर की जो गोबर है वो डालना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ये रोटेशन चलता रहता है, और इस मेथड को हम कहते हैं ट्रेंच मेथड, जो मुख्य रूप से CN आचार्य ने विकसित किया था। किसने? CN आचार्य ने विकसित किया था। ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, बेसिक चीजें हैं ये आप विशेष रूप से, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई जो है विशेष टेक्निक नहीं लगाई जाती है। जो गड्ढों का भराव होता है वो सिंपल होता है। जब हम कंपोस्ट की बात करेंगे उसमें थोड़ा गड्ढा भरते समय हम ध्यान रखते हैं, विशेष चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर उस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब जो FIM है उसके बाद में दूसरी चीज होती है कंपोस्ट। दूसरी क्या होती है? कंपोस्ट। FIM के बाद में यदि हम कंपोस्ट की बात करें तो कंपोस्ट में आपको 2-3 चीजें देखने को मिलेगी। क्या क्या देखने को मिलेगा? एक तो देखने को मिलेगा कि कंपोस्ट हमेशा
एक ही प्रकार की चीजों से नहीं बनती है, इसमें आपको एनिमल वेस्ट भी रखने पड़ेंगे और साथ में प्लांट बेस्ड जो वेस्ट है वो भी रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो एनिमल वाले हैं उनका मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है कैटलिस्ट के तौर पे, यानी कि वो अभिक्रिया को तेज करते हैं और जल्दी से कंपोस्ट निर्माण में भाग लेते हैं, जल्दी से कंपोस्ट बनाते हैं। तो उसी के आधार पे इसको क्या करते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। जो कंपोस्ट है उसको कितने भागों में, दो भागों में बांट लेते हैं। एक हम कहते हैं फार्म कंपोस्ट, क्या बोलते हैं, फार्म कंपोस्ट, और दूसरी होती है टाउन कंपोस्ट। क्या होती है, टाउन कंपोस्ट, ठीक है। दूसरी क्या होती है, टाउन कंपोस्ट होती है। अब देखो फार्म कंपोस्ट और टाउन कंपोस्ट दोनों चीजों में आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि ये फार्म से प्राप्त होने वाला जितना भी वेस्ट है उससे बनाई जाती है, ठीक है। अब फार्म पे क्या क्या मिलता है आपको, एक तो हम कहते हैं कि जितना भी वेस्ट जो हम एग्रीकल्चर से लेते हैं वो हो गया, इसके साथ में आपको जो डग है वो देखने को मिलेगा, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के जो वेस्ट है वो देखने को मिलेंगे, और क्रॉप वेस्ट है, क्रॉप का जो वेस्ट है वो देखने को मिलेगा। यानी कि मुख्य रूप से जो फार्म से प्राप्त होने वाली चीजें हैं उन सब में हम फार्म कंपोस्ट बनाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम जो टाउन कंपोस्ट है उसकी बात करें तो टाउन कंपोस्ट में आपको देखने को मिलेगी दो चीजें। क्या देखने को मिलेगी, दो चीजें। एक तो आपको देखने को मिलेगा जो टाउन में वेजिटेबल वेस्ट होता है, क्योंकि सब्जियां तो शहरी लोग भी खाते हैं, तो सब्जियों की जो छिलके हैं उनकी बात करें, इसके अलावा जो पत्ते हैं उनकी बात करें, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके काटे हुए कोई पत्ते हैं उनकी बात करें, तो वेजिटेबल्स प्लस जो प्लांट बेस्ड पदार्थ है उनकी बात कर रहे हैं, प्लांट से प्राप्त होने वाले पदार्थ। इसके अलावा जो ह्यूमन वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है उसका भी उपयोग किस में किया जाता है, इस टाउन कंपोस्ट में किया जाता है, ठीक है। ह्यूमन वेस्ट के रूप में जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो ह्यूमन, हम इसको एक शब्द और बोलते हैं ह्यूमन फेसेस। क्या बोलते हैं, ह्यूमन फेसेस। तो ये चीज देखने को मिलती है, जो मलमूत्र होता है उसका उपयोग भी हम किस में करते हैं, टाउन कंपोस्ट में करते हैं, ठीक है। ये चीजें देखने को मिलती है। अब दोनों में क्या होता है, क्योंकि टाउन कंपोस्ट है तो इसका जो पोषक मान होता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो ज्यादा होती है, और यहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट वैल्यू कम देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो टाउन कंपोस्ट है उसमें कुछ हेवी जो मेटल्स है वो देखने को मिलती है, जैसे मरकरी हुई, पारा हुआ, ये चीजें आपको देखने को मिलती है, लेड। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता है, वो हानिकारक होती है, ठीक है। तो जो अपनी फसलें होती है उनके लिए भी हानिकारक है, तो यहाँ पर वो चीजें नहीं देखने को मिलती है, सिंपल चीजें हैं, फार्म से बनाई जाती है, इसलिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई जो हानिकारक केमिकल है वो नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ मात्रा में ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोस्ट बनाने की विधियों की। तो कंपोस्ट में देखो, वैसे तो हम ये कहते हैं कंपोस्ट की बेंगलोर विधि होती है, इंदौर विधि होती है, जो नेडेफ विधि होती है वो देखने को मिलती है, एडको देखने को मिलती है, तो बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं। लेकिन इनमें से आपको मुख्य रूप से एक तो नेडेफ जो कि पॉपुलर विधि है, महाराष्ट्र के एक नारायण राव भंडारी के रूप में हम कहते हैं कि उन्होंने विकसित की थी, ठीक है। तो इसको उन्हीं के नाम पर नेडेफ विधि या नेडेफ काका विधि बोलते हैं इसको, ठीक है, वो विधि है। इसके अलावा बेंगलोर और इंदौर विधियां ये भी कुछ मात्रा में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीनों का जो बनाने का तरीका है वो सिमिलर सा ही है, तो इनमें से एक को भी आप अच्छे से पढ़ोगे तो तीनों आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं मेथड्स की, अभी हम बात करेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं वर्मी कंपोस्ट की ओर, क्योंकि ये भी कंपोस्ट से रिलेटेड चीज ही है, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। अब वर्मी कंपोस्ट में क्या विशेष है, ये है तो एक तरह की कंपोस्ट ही, लेकिन ये तैयार की जाती है अर्थवाम के द्वारा। किसके द्वारा, जो अर्थवाम्स होते हैं उनके द्वारा ये तैयार की जाती है, ठीक है। अब अर्थवाम क्या है, एक तो इनको हम जो किसान का मित्र है वो कहते हैं, यानी कि फार्मर फ्रेंड है ये एक तरह का, क्या है, फार्मर फ्रेंड। इसके अलावा इसको हम जो अपनी अर्थ है उसकी इंटेस्टाइन कहते हैं, अर्थ इंटेस्टाइन,
ठीक है। इंटेस्टाइन क्या होती है? आंत होती है। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर आंतें पाई जाती है अलग अलग, उसी प्रकार मिट्टी में क्या होते हैं? केचुए होते हैं, और ये छोटी छोटी सुरंगें बना देते हैं, नलियां बना देते हैं मिट्टी में, जिसकी वजह से मिट्टी में जो एरेशन है वो भी बढ़ता है, और पानी को होल्ड रखने की क्षमता, और पानी का जो नीचे जो हम कहते हैं जो डीप वाटर है उसके लेवल को बढ़ाने में अहम योगदान होता है। इसलिए ये क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। इसके साथ में ही ये पोषक तत्वों को खाकर, उनको पचाकर क्या करते हैं? खाद में कन्वर्ट करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट खाद होती है। दिन बाई जो डे बाई डे है, इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है इस खाद की। ठीक है, तो ये चीजें हैं। पोषक मानों की बात करें तो इसमें पोषक मान आपको एनपीके तो प्राप्त होते ही है, एनपीके तो प्राप्त होते ही, साथ में आपको इसमें देखने को मिलता है मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, आयरन हुआ, इनकी भी अच्छी मात्रा देखने को मिलती है। यानी कि जहां पर जिन सॉइल्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा कम होती है, ज्यादा कमी देखने को मिलती है, वहां पर हमें किसका उपयोग करना चाहिए? वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। बनाने की सिंपल विधि है, जैसे हम जो गोबर की खाद होती है या कंपोस्ट बनाते हैं वही सिस्टम होता है, लेकिन हम क्या कर देते हैं? उसमें केचुए छोड़ देते हैं, और वो केचुए क्या करते हैं? लगातार उनको खाकर पचाते रहते हैं, और उसमें चेंज, खाद में चेंज कर देते हैं। ये चीज देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है वो होती है ग्रीन मेन्योर। क्या होती है? एक और इंपॉर्टेंट चीज है ग्रीन मेन्योर। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए? ग्रीन मेन्योर। अब देखो ग्रीन मेन्योर में क्या फर्क है? हम ये कहते हैं कि जहां पर हम मेन्योर शब्द काम में लेते हैं वो मुख्य रूप से हम कंपोस्ट के लिए, एफआईएम के लिए, वर्मी कंपोस्ट के लिए, इन सब के लिए काम में लेते हैं। लेकिन जब ग्रीन मेन्योर की बात आती है तब हम बात करते हैं कि जो खड़ी फसल है, जो खड़ी फसल है उसको हम हेरोइंग के द्वारा या हेरो काटकर, हेरो लगाकर हम क्या कर सकते हैं? उसको मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में धीरे धीरे वो मिट्टी में डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, और डिकम्पोज होकर वो खाद में चेंज हो जाती है। ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं ग्रीन मेन्योरिंग। क्या बोलते हैं? इसी चीज को ग्रीन मेन्योर बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी क्या होती है? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की किस प्रकार से? एक तो हम कहते हैं इंसिट्यू ग्रीन मेन्योर। इन सिट्यू ग्रीन मेन्योर, यानी कि जिस खेत में हमें ग्रीन मेन्योरिंग करनी है उसी खेत में हम ग्रीन मेन्योरिंग फसल उगाएंगे। ठीक है, उसी में हम क्या करेंगे? ग्रीन मेन्योरिंग फसल उगाएंगे। इसके साथ में ही हम वहीं पे उसको क्या करेंगे? हेरोइंग के द्वारा दबा देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाती है इंसिट्यू ग्रीन मेन्योरिंग। और दूसरी होती है एक्सिट्यू। एक्सिट्यू या इसको बोलते हैं लीफी, लीफी ग्रीन मेन्योरिंग। ठीक है, अब ये क्या है? इसमें हम वो फसल नहीं उगाते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, यानी कि जहां पर हमें ग्रीन मेन्योरिंग करनी है वहां पर हम फसल नहीं उगाते हैं। बाहर से जो पत्तियां होती है, पेड़ों की पत्तियां हो गई, जो ब्रांचेज हैं, जो स्मॉल फ्लावर्स हैं, फ्रूट हैं, ये सब लेकर आ जाते हैं। ये लाकर हम क्या करते हैं? खेत में डालकर उनको दबा देते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको हम एक्सिट्यू ग्रीन मेन्योरिंग कहते हैं। इसमें दो चीजें काम में ली जाती है। एक तो हम कहते हैं लेग्यूम, कुछ लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं जिनको काम में लेते हैं, और कुछ नॉन लेग्यूम क्रॉप्स होती है जिनको काम में लेते हैं। ज्यादा बेटर की बात करें तो लेग्यूम क्रॉप ज्यादा ठीक होती है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो अच्छा पाया जाता है, नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेग्यूम की बात करें तो सबसे पहले लेग्यूम में ध्यान रखना है, जैसे आपने नाम सुना होगा जो हम कहते हैं लेग्यूम में ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी लेग्यूम क्रॉप्स है जिनका उपयोग किया जाता है। सनई हो गई, ढेंचा हो गया। ठीक है, ढेंचा, सनई, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन लेग्यूम की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा पर मिलेट, यानी कि बाजरा, और मेज, मेज का भी इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट इनमें भी ज्यादा होता है, मेज में भी। ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको एक नाम सुना होगा आपने, करंज, करंज का पौधा होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारे पौधे होते हैं जिनकी हम लीफ का मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, वो चीज देखने को मिलती है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ग्रीन मेन्योरिंग में। इसके अलावा जो ग्रीन मेन्योर क्रॉप होती है उसकी कुछ विशेषताएं होती है जिनको भी आप ध्यान रखोगे। ग्रीन मेन्योर
क्रॉप, ठीक है, ग्रीन मेन्योर क्रॉप। अब देखो ग्रीन मेन्योर क्रॉप में क्या होता है, जो ग्रीन मेन्योर क्रॉप है उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी इस प्रकार से कि जो इनकी विशेषताओं की बात करिए कि क्या विशेषता होना जरूरी है, क्योंकि हर फसल को हम नहीं उगा सकते। ऐसा नहीं है कि कोई भी फसल जो हमने उठा ली और उसको हमने क्या कर दिया, ग्रीन मेन्योरिंग के रूप में काम में ले लिया। इनमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो फास्ट ग्रोविंग नेचर होना चाहिए उसका, यानी कि जल्दी से बढ़ने वाली। ऐसा नहीं है कि आप एक फसल लगा रहे हो और वो 4-5 महीने तक तो फ्लावरिंग स्टेज में आ रही है और उसको आप ग्रीन मेन्योर, अरे भाई 4 से 5 महीने यदि आपने एक क्रॉप सिर्फ ग्रीन मेन्योरिंग के पीछे इतना टाइम वेस्ट कर दिया तो जो मेन क्रॉप है वो कब उगाओगे फिर। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ये ऐसी फसल लगाए जो 1 महीने में तैयार हो जाए, किसके लिए, मुख्य रूप से जो ग्रीन मेन्योर है उसके लिए तैयार हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो अधिक मात्रा में, यानी कि पत्तियां अधिक होनी चाहिए, जो टहनियां है वो अधिक होनी चाहिए, ये लचीला होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट क्यों होनी चाहिए, ताकि अच्छे से डिकम्पोज हो जाए, सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। किस प्रकार की होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। इसके अलावा चीप होनी चाहिए। चीप का मतलब समझ गए, चीप का मतलब सस्ती होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान, क्योंकि सस्ती होगी तो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, सीड आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे और उनको हम आसानी से उगा पाएंगे। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपकी ग्रीन मेन्योर क्रॉप में होनी चाहिए, ये जरूरी चीजें हैं, क्योंकि ये नहीं होगी। इसके अलावा एक चीज और देखी जाती है इसमें, जो हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन में फिट होनी चाहिए। क्रॉप रोटेशन में, मान लो आप चावल उगा रहे हो, चावल उगाना चाहते हो, चावल के लिए आप ग्रीन मेन्योरिंग काम में ले रहे हो, लेकिन ये फसल जो आप ग्रीन मेन्योरिंग के लिए काम में ले रहे हो वो चावल से पहले उगाई नहीं जा सकती, यानी कि वो सीजन ही नहीं है उसका, तो फिर आप ग्रीन मेन्योरिंग नहीं कर सकते। ऐसी फसल का चुनाव करना जरूरी है जो चावल से जस्ट पहले ग्रो की जा सके और उसको ग्रीन मेन्योरिंग के रूप में काम में लिए जा सके, यानी कि आपके क्रॉप रोटेशन में वो फिट बैठती हो, उस प्रकार की क्रॉप आपको चूज करनी है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो ग्रीन मेन्योरिंग में ध्यान रखनी है। यदि ग्रीन मेन्योरिंग की जो फायदे हैं उनकी बात करें तो फायदों के रूप में, यानी कि इंपोर्टेंस की बात करें तो इंपोर्टेंस में आपको एक तो, क्योंकि जैसे हम सोइल जो अपने वो पढ़ते हैं ना, क्या ऑर्गेनिक मैटर का इंपोर्टेंस मिट्टी में, वही सारी चीजें हैं। सोइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है, सोइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है। इसके साथ में न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ता है, क्या होता है, न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ता है। इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस है, उसकी मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो भी क्या होती है, बढ़ती है, इसकी वजह से देखने को मिलती है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है ग्रीन मेन्योरिंग में, ये फायदे होते हैं मिट्टी में ग्रीन मेन्योरिंग से, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की है। अब हम बात करते हैं ग्रीन मेन्योर क्रॉप, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, मेन्योर हमारा टॉपिक है, उसकी बात करते हैं। डिकम्पोज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन प्लांट इन एनिमल इज कॉल्ड द मेन्योर, यानी कि जो प्लांट और एनिमल के जितने भी पदार्थ है जो डिकम्पोज है वो सभी क्या है, एक तरह के ऑर्गेनिक मेन्योर के रूप में जाने जाते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं जो हमने सारी डिस्कस कर ली है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो प्लांट से ओरिजिन है उनकी बात करें, उनमें सबसे पहले बल्कि आ गए, बल्कि में ग्रीन मेन्योर, लीफ मेन्योर, मेन्योर ऑफ फार्म, लीफ मेन्योर वही है एक्सिट्यू, ठीक है, उसी को कहते हैं मेन्योर ऑफ फार्म, फार्म से प्राप्त होने वाले मेन्योर। इसके अलावा जो साडस्ट है, मेन्योर ऑफ ओशन ग्रासेज, यानी कि समुद्र से प्राप्त होने वाली ग्रासेज, ये आ गई। इसके अलावा कंसंट्रेटेड मेन्योर की बात करें तो ऑयल केक, इसके अलावा प्रेस मड, ये सारी चीजें एस। इसके अलावा मोलासेस, मोलासेस क्या होता है, मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि मोलासेस जो अपने शुगर फैक्ट्रियां होती है उनसे प्राप्त होने वाला वेस्ट पदार्थ है जिसको हम खेत में काम में ले सकते हैं, ठीक है।
जो मेन्योर है वो एनिमल से प्राप्त होने वाली को भी दो भागों में बांट लेते हैं। एक बल्कि मेन्योर होती है, फार्म यार्ड मेन्योर। ह्यूमन फेसेस, फेसेस का मतलब जो नाइट सोइल होता है, ह्यूमन से प्राप्त होने वाला जो वेस्ट मटेरियल है वो। इसके अलावा गोबर गैस सलरी, जो गोबर गैस होती है उसकी बात करें तो एक थोड़ा सा आप गोबर गैस के बारे में भी ध्यान रखोगे। गोबर गैस के लिए एक टैंक बनाया जाता है, ठीक है, ये चारों ओर से बंद टैंक होता है। इसमें हम क्या करते हैं, गोबर डालते रहते हैं, लंबे समय तक हम क्या करते हैं, गोबर डालते हैं। उसके बाद में इसमें क्या होते हैं, जो मेथेनोजन जीवाणु होते हैं, मेथेनोजन करके क्या होते हैं, एनेरोबिक जीवाणु होते हैं। ये एनेरोबिक शोषण करके मेथेन गैस उत्पादित करते हैं। CH4 इसको कहते हैं मेथेन गैस उत्पादित होती है। ये गैस वाल्व के द्वारा एक जगह इकट्ठी कर ली जाती है और इसको हम जो रसोई गैस होता है उसमें उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, रोटी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमें देखने को मिलती है इसमें। और इस मेथड को हम कहते हैं कि हमने क्या बनाई है, बायोगैस मेथड, यानी कि बायोगैस पैदा की है। और इससे प्राप्त होने वाली जो लास्ट वाली ये सलरी है, जब मेथेन गैस उत्पादित हो गई उसके बाद में ये जो सलरी बचती है इसका इस्तेमाल हम खेत में कर सकते हैं। इसी को कहते हैं गोबर गैस सलरी। आ गई बात समझ में, ये चीज ध्यान रखोगे। कंसंट्रेटेड मेन्योर, बोन मील होती है, फिश मील होती है। ये देखो थोड़ा सा ये मिस प्रिंटिंग है, आप ये सही कर लेना। बोन मील एक चीज है, फिश मील एक चीज है, पोल्ट्री मेन्योर एक चीज है, ब्लड मील एक चीज है और गुआनो एक चीज है। ये सारी थोड़ा सा उल्टा इधर उधर हो रखा है, आप इनका सीधा सीधा ध्यान रखोगे। बोन मील होती है, फिश मील होती है, पोल्ट्री मेन्योर होती है, ब्लड मील होती है, ठीक है। बोन मील क्या होती है, हड्डियों से प्राप्त होने वाला जो चूरा है। जब पशु मर जाता है उसके बाद में उसकी जो रक्त होता है उसका सुखाकर हम चूरा बना लेते हैं, जिसको ब्लड मील बोलते हैं। और जो हड्डियां होती है उनको हम पीस कर छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, जो कि मुख्य रूप से फास्फोरस और कैल्शियम की अवेलेबिलिटी करवाती है मिट्टी में, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, इनका भी आप ध्यान रखोगे। मिक्स की बात करें जिनमें दोनों चीजें प्लांट से भी प्राप्त होती है, एनिमल से भी प्राप्त होती है, इनमें आपको फार्म कंपोस्ट, अर्बन कंपोस्ट या इसको टाउन कंपोस्ट भी बोल सकते हैं, स्वेज और स्लग, ये दो चीजें होती है। स्वेज का मतलब लिक्विड वेस्ट, क्या होता है, लिक्विड वेस्ट, ऐसा पदार्थ जो शहरों से प्राप्त होता है और लिक्विड वेस्ट है, वो नलियों से जो गंदे नाले होते हैं उनसे प्राप्त होता है। स्लग की बात करें तो ये हार्ड पदार्थ होता है, ठीक है, वेस्ट पदार्थ है लेकिन हार्ड है, ठीक है, इसको स्लग बोलते हैं। आर्टिफिशियल कंपोस्ट, ये चीजें हैं। न्यूट्रेंट कंटेंट की बात करें तो सब में न्यूट्रेंट कंटेंट अलग अलग पाया जाता है, जो कि आपको एक जगह पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। काउ डग जो FIM है उसमें 0.5, 0.25 और 0.5 के रूप में NPK तीनों चीजें पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार कंपोस्ट में होता है जो अपनी गोबर गैस होती है उससे प्राप्त होने वाले जो वेस्ट है उसमें होता है, ह्यूमन फेसेस में होता है, जो चिकन होती है उसकी ड्रॉपिंग्स होती है यानी कि बीट होती है उसमें, इसके अलावा बोन मिल में, इसके अलावा नीम केक में, पीनट, ये पीनट का मुख्य मतलब है ग्राउंडनट, ठीक है, ये ग्राउंडनट है और ये पूछा भी जाता है। 7.3% इसमें नाइट्रोजन होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी कॉटन जो सीड होते हैं उनकी भी केक बनाई जाती है। यहाँ से हमारा एक एक करके हम क्या करते हैं, टॉपिक्स को प्रारंभ करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम FIM के बारे में पढ़ते हैं। FIM के बारे में आप बेसिक चीजें तो मैंने बताई दी, किन किन से मिलकर बनी हुई होती है, तो तीन चीजें होती हैं इनमें। एक तो जो यूरिन होता है वो, इसके अलावा एनिमल का जो एक्सट्रैक्ट है, गोबर है वो, इसके अलावा जो लिटर होती है, बेडिंग, जिसको हम बेड बनाने में काम में लेते हैं, एनिमल को बिठाने के लिए काम में लेते हैं, इसको हम लिटर भी बोलते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल की जाती है। ये देखो यहाँ पर लिटर लिखा हुआ है ना, ये शब्द, ठीक है, तो लिटर के रूप में काम में लिया जाता है। FIM में ट्रेंच मेथड काम में लिया जाता है बनाने के लिए, जो कि CN आचार्य ने डेवलप किया था। इसमें आपको ये साइज रखनी होती है, 3 फीट लेंथ रखनी होती है। ये सारी चीजें 6 से 10 दिन में हम एक गड्ढे को फिल कर लेते हैं। उसके बाद में उसको हम रख देते हैं किसके लिए, लंबे टाइम के लिए, जो 5 से 6 टन जो अलग अलग, क्योंकि टाइम लग जाता है। हम कहते हैं भाई गैस को तैयार होने में, जो गैस क्या है, ये गोबर की जो खाद है FIM है, इसको तैयार होने में लगभग 4 से 5 महीने लग जाते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। यूज ऑफ गोबर गैस प्लांट, अब इसकी जो है इसी को हम आगे बढ़ाकर जो गोबर गैस प्लांट है उसको भी स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए हम एक टैंक बनाते हैं, उस टैंक को चारों ओर से बंद रखते हैं, उसमें हम गोबर डालते हैं और गोबर डालकर हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है
एक लंबे टाइम तक जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो मेथेनोजन जीवाणु होते हैं वो मेथेन का उत्पादन करते हैं और वो मेथेन हमारे काम में आती है फ्यूल के रूप में। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है। इस चीज को हम जो है मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, अपना गोबर गैस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कंपोस्ट की। इसकी बात करते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट में भी वही सिस्टम है, कैसे तैयार की जाती है, दो प्रकार की होती है। दोनों को हमने डिस्कस किया था, टाउन कंपोस्ट होती है, फार्म कंपोस्ट होती है, किस प्रकार से दोनों में अंतर होता है, दोनों को हमने देख लिया था। अब बात करते हैं इसमें बनाने के तरीके की। ठीक है, यदि मेथड्स की बात करें तो मेथड्स में आपको बहुत सारे मेथड्स देख रखे हैं, लेकिन इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड और जो नेडेफ है, नेडेफ मेथड है, इसका ध्यान रखना है। बाकी जो है आप बेसिक पढ़ सकते हो। बेंगलोर और इंदौर की बात करें तो सबसे पहले आपको इंदौर मेथड देखने को मिलता है। ठीक है, वही सारी चीजें किसने दिया है, हार्वर्ड और वाडे ने दिया है। ठीक है, क्या साइज रखते हैं पिट की साइज ये रखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम कितना बढ़ते हैं, 4 मीटर तक इसको जो है दोनों में हम कहते हैं पिट आर मेड इन पेयर साइड बाई साइड बिटवीन विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, यानी कि बीच में जो जगह रखते हैं दो पिट के बीच की जो जगह है उसको 4 मीटर जगह रखी जाती है। ये बातें सारी बेसिक बातें बता रखी है। इसके बाद में दूसरा जो मेथड है वो है नेडेफ कंपोस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। नारायण राव पंडारी पांडे, इन्होंने, ये महाराष्ट्र के थे, फार्मर ही थे एक तरह के, इन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, और डेवलप किया इसलिए फेमस हुआ क्योंकि ये इंदौर और जो बेंगलोर है इन दोनों का मिला जुला मेथड है। इंदौर विधि और बेंगलोर विधि दोनों का क्या है, एक मिला जुला मेथड है, इसलिए इसको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और ज्यादा पॉपुलर है। आसानी से ये क्या हो जाता है, जो खाद है बनाने में काम में लिया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन 0.9 तक, फास्फोरस 1.2 से 1.4% और पोटास आपको इसी मात्रा में लगभग पोटास भी देखने को मिलता है। ये चीजें इसमें होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट की बात करें तो सारी वही बेसिक बातें हैं, क्या क्या चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको बनाने के लिए, पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जो गोबर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो वेजिटेबल वेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उन सब से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, बनाने की सारा मेथड दे रखा है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर होती है वो 6 इंच की लेयर तैयार की जाती है और वो वेजिटेबल जो वेस्ट है उससे तैयार की जाती है। सबसे पहले 6 इंच की वेजिटेबल वेस्ट तैयार करते हैं। ठीक है, वेस्ट से तैयार करते हैं। फिर 5 केजी हम काउ डग डालते हैं। ठीक है, जो कि पानी में घोल कर डाला जाता है। फिर 50 केजी के एक सोयल लेयर बनाते हैं जो 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो मिट्टी की लेयर होती है वो बनाते हैं 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसके बाद में यदि ये जो प्रोसेस है, ये तीनों चरण है, इनको फॉलो करते रहते हैं जब तक वो पिट पूरा ना भर जाए। पूरा भरने के बाद में उसको 1 से 2 फीट उसको डूम के रूप में ऊपर हम क्या बनाते हैं, एक घेरा सा बनाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, इसको ऐसे ऐसे डूम के रूप में बनाएंगे। ये चीज इस प्रकार से इसको ढक कर चारों ओर से गोबर से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं और फिर जो है खाद तैयार होने दी जाती है। आगे का समझ में, यह एक प्रोसेस है जो नेडेफ मेथड में जो है आपको देखने को मिलेगी। यदि हम जो है मेजर ऑफ इंक्रीज क्वालिटी, जो अपना कंपोस्ट होता है उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ाना चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ एडिशनल पदार्थ ऐड कर सकते हैं, जैसे रॉक फॉस्फेट डाल सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, फास्फोरस का अमाउंट बढ़ जाएगा। जो ग्रीन लीफी चीजें हैं वो डाल सकते हैं, जिससे भी अलग अलग न्यूट्रिएंट उसमें क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इन सब का उपयोग कर सकते हैं। जिसमें ग्रीन मटेरियल है वो उपयोग कर सकते हैं, नीम लीव्स है वो उपयोग कर सकते हैं, काउ डग और वाटर ये उपयोग कर सकते हैं, यूरिन उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो डग सलरी ये तो काम में लेंगे, रॉक फॉस्फेट और सिंगल सुपर फॉस्फेट ये भी हम काम में ले सकते हैं उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये इनरिचमेंट ऑफ कंपोस्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इनरिचमेंट, यानी कि कंपोस्ट को इनरिच करना, यानी जो न्यूट्रिएंट है वो बढ़ाना, उसमें उनमें जो न्यूट्रिएंट है उनकी क्वांटिटी को बढ़ाना, ये चीज कहलाती है इनरिचमेंट ऑफ कंपोस्ट। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में होता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो जो फ्रेंडली है एग्रीकल्चर की ओर से, वो अर्थवाम होते हैं, यानी कि जो हमारे खेती है उसके लिए लाभदायक चीज है अर्थवाम। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं, पोरोसिटी बढ़ाने का काम करते हैं, जो ऑर्गेनिक पदार्थ है उसको डिकम्पोज करते हैं, इन सब में अहम योगदान होता है। तो हमारे लिए क्या है, काम की चीज है। और साथ में
ये क्या करता है, जो कंपोस्ट है उसके निर्माण में भी भाग लेता है, उसको भी निर्मित करता है। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो 2.5 से लेकर 3% तक नाइट्रोजन, 1.5 से लेकर 2% तक फास्फोरस और पोटास इसमें पाए जाते हैं, दोनों लगभग इतने होते हैं। और साथ में एक विशेष बात ये भी है कि आपको वर्मी कंपोस्ट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, बोरोन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बैलेंस क्वांटिटी में मिलते हैं। क्योंकि जब हम इनका ये फायदा होता है कि जब हम ऐसी सॉइल देखते हैं जहां पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो वहां पर हम वर्मी कंपोस्ट काम में ले सकते हैं। ये क्या करता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी भी अवेलेबिलिटी करवाते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। इनमें हम क्या क्या काम में लेते हैं, इसमें हम एनिमल डग काम में लेते हैं, एग्रीकल्चर जो रेजिड्यू है, एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है उसको काम में लेते हैं, फॉरेस्ट का रेजिड्यू को काम में लेते हैं, सिटी वेस्ट मटेरियल है उसको भी काम में लेते हैं। इन सब से हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। जो वेस्ट पेपर है, कॉटन क्लॉथ है, इन सब का उपयोग करके हम क्या करते हैं, जो बायोगैस सैलरी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल है, इन सब का उपयोग करके हम क्या करते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो चीज है वो इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ऑन सोइल, सोइल पर ऑर्गेनिक मैन्योर का क्या प्रभाव पड़ता है या ऑर्गेनिक पदार्थों का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीजें हमने 3 प्रकार से डिस्कस की है। एक बायोलॉजिकल प्रभाव, एक फिजिकल प्रभाव और एक केमिकल प्रभाव, तीनों को हमने देखा है। वही चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सोइल के स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है, सोइल एरेशन इंप्रूव होता है। ठीक है, इसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। जो हम कहते हैं सोइल इरोजन में, क्योंकि इरोजन को कंट्रोल करते हैं, ये जो सोइल है उसको बहकर नहीं जाने देते हैं या उड़ने देते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का क्या होता है, चिपकने का नेचर होता है, ये जो है कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है, चिपकाता है दानों को, तो उसकी वजह से जो है इरोजन कम देखने को मिलता है। टेम्परेचर लेवल रहता है, मेंटेन रहता है, और रूट जो है उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है, रूट अच्छे से डेवलप होती है। यदि केमिकल्स की बात करें तो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ जाती है, ऑर्गेनिक मैटर की सप्लाई इंक्रीज होती है। ठीक है, मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ती है, फास्फोरस, पोटास इनकी मात्रा बढ़ जाती है। ये सारी चीजें हैं जो आपको किसमें ध्यान, आयन एक्सचेंज, जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो भी सोइल की बढ़ती है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ती है। पीएच मान मेंटेन रहता है, ये भी ध्यान रखना है, बफर कैपेसिटी के कारण पीएच मान क्या रहता है, मिट्टी का मेंटेन रहता है। ये चीज आपको केमिकल के रूप में ध्यान रखनी है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में आपको 2-3 चीजें, एक तो नंबर ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, इनकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिसके कारण ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे और नाइट्रोजन अधिक अवेलेबल करवाएंगे, जिसकी वजह से आपको और चीजें देखने को मिलेगी, जैसे अमोनिया नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा और जो है ये पौधों को अधिक आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रक्रिया बायोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है उसमें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करेंगे ग्रीन मैन्योर की। किसकी बात करेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग की, क्योंकि हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाती है, ग्रीन मैन्योरिंग का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया कि जो खड़ी फसल है उसको हम फ्लावरिंग स्टेज से, फ्लावर आने से पहले ही हम क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी में मिलाने के बाद में ये डिकम्पोज होती है और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बढ़ता है, और साथ में जो मिट्टी की स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होती है, न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं पौधों को। इस प्रकार की चीजें देखी जाती है। यदि इसके टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स मैंने समझाए थे आपको, एक इन सिtu होता है, एक एक्स सिtu होता है। दोनों में एग्जांपल्स आप ध्यान रखोगे और किस प्रकार से बनाया जाता है ये सारी चीजें आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो आपकी क्रॉप है जिसको हम ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में काम में ले रहे हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होना जरूरी है, जैसे फास्ट ग्रोविंग, अच्छे से अच्छी जो फास्ट ग्रोविंग गति है वो देखने को मिलती है, जल्दी से उगने वाली, डीप रूटेड गहरी रूट्स होनी चाहिए, वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होनी चाहिए, वेजिटेटिव पार्ट शुड बी सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट होनी चाहिए, क्रॉप जो है वाटर डिमांडिंग होनी चाहिए, अधिक पानी की डिमांड करने वाली, न्यूट्रिएंट की डिमांड करने वाली, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इंसेक्ट के प्रति वो क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस होनी चाहिए,
और इसके अलावा उसकी अच्छी ग्रो होने की एबिलिटी होनी चाहिए, अधिक मेन्योर बनाने वाली, ये बेसिक बातें हैं। ऑर्गेनिक मैटर अधिक ऐड करने वाली, ये चीजें हैं जो आपको किस में ध्यान रखनी है, एक ग्रीन मेन्योर फसल की विशेषताओं के रूप में, स्पेसिफिक जो है उसके रूप में, स्पेसिफिक के रूप में ध्यान रखनी है। यदि हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स आपको वही देखने को मिलेगी जो एक ऑर्गेनिक पदार्थ के, ऑर्गेनिक मैटर के जो बेनिफिट्स होते हैं वही बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किस प्रकार से इंक्रीज होती है सोइल में किसकी, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इंक्रीज होता है, एक बेनिफिट तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो भी इंप्रूव होता है। साथ में जो स्ट्रक्चर है सॉइल की वो भी इंप्रूव होती है, अच्छी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ये बढ़ जाती है मिट्टी में, और लीचिंग के कारण जो लॉस होता है उसमें कमी आती है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बेसिक बातें ये फास्फोरस कैल्शियम ये भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। इनकी भी अवेलेबिलिटी पौधों में ज्यादा देखने को मिलती है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये ग्रीन मेन्योरिंग है जिसकी हमने बात की और डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेन्योर वाला, पूरा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्टिलाइजर और मेन्योर दोनों ही चीजें ऐसी है जिनके बिना पौधों का सरवाइव करना, जिनके बिना पौधों में कोई रोग ना होना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें दी ही जाती है, इंपॉर्टेंट है, जो किसान है वो इनका इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से याद करना है और एग्जाम में अच्छे से लिख कर आने हैं। 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। अच्छे बड़े टॉपिक है तो बड़ा क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।